हेलो दोस्तों, मैं सुशील गुप्ता आप सभी का प्रैक्टिस मॉक के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी यूट्यूब पे एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करा है, जिसमें हम लोग आपके जितने भी अपकमिंग जेईएन एग्जाम्स है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस एग्जाम में जैसे आपके पास एसएससी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, चाहे आप देख लो आपके पास डीडीए जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आरएसएसबी जेई हो गया और झारखंड जेई हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग इन सारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ अच्छे क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हम लोग एक और काम कर रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितने भी और कॉन्सेप्ट बन सकते हैं या जितने भी और कुछ नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये सीरीज स्टार्ट है, ये इस सीरीज का जो नाम है वो जेईई अभ्यास सीरीज है। ठीक है, आप YouTube पे सर्च करोगे जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से, आपको ये लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिक कांस्टेंट का। तो हमने वहां पे रिलेशंस देखा था ई, जी, के और म्यू के बीच में। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि सर ई इक्वल टू कितना होता है, ई इक्वल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। और दूसरा रिलेशन ई और के बीच में देखा था ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। देन ई के जे के बीच में रिलेशन देखा था ई इक्वल टू 9kg अपन 3kg, और 3kg को हमने कैसे लिखा था 3k प्लस जी, मतलब ई इक्वल टू 9kg अपन 3k प्लस जी। और चौथा रिलेशन जो था वो म्यू का था। तो म्यू इक्वल टू कितना होता है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होता है, 0.5 के मैक्सिमम वैल्यू इसका 0.5 होता है। तो यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि सर इस म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास, उस 0.5 से भी कम आना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने यहां से नोट करा था कि सर ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ठीक है, यहां तक का चर्चा तो हमने लास्ट क्लास में करा था इलास्टिक कांस्टेंट का। अब हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अगला जो मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला वो भी आपका इलास्टिक कांस्टेंट पे है। आज का जो पहला क्वेश्चन ये भी आपका इलास्टिक कांस्टेंट पे है। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड करना। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये भी आपका इलास्टिक कांस्टेंट पे है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा। तो किसके लिए पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट का मतलब यहां पे ऐसा है कि सर आपके पास कितने इलास्टिक कांस्टेंट, आपके पास ई है, आपके पास जी है, आपके पास के है और आपके पास म्यू है। तो आपको मिनिमम कितने कांस्टेंट की नीड है जिससे आप चारों को निकाल पाओ। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे कि सर अगर हमने आपको कल से एक बार वापस से फॉर्मूला में बताऊं, तो ई इक्वल टू हमने देखा था, ई इक्वल टू कितना होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। आपके पास इतने सारे रिलेशन है, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ई इक्वल टू था कितना 9kg अपॉन 3k प्लस जी। और चौथा क्या था, म्यू इक्वल टू कितना था 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ठीक है, कितना था 6k प्लस 2g। तो अगर आप यहां देखोगे ना कि सर अगर आपको ई जी के म्यू, ठीक है, अगर ई जी क्यू के म्यू में से आपको कोई भी दो वैल्यू पता चल जाए, आपको कोई भी ये जितने भी फार्मूले, ये जितने भी रिलेशन निकल के आए, ये बस और बस किसके लिए ट्रू है, ये केवल और केवल आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए ट्रू है। तो अगर हम होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करें, तो अगर ई जी के और म्यू, अगर इन चार में से किसी भी दो वैल्यू, अगर इन चार में से कोई भी दो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता हो, तो बाकी सब आप इस रिलेशन से निकाल लोगे। बाकी सब क्या कर पाओगे, इस रिलेशन से निकाल लोगे। जैसे मान लो देख लो, अगर आपको ई और जी पता है तो यहां से म्यू निकाल सकते हो, अगर आपको ई और म्यू पता है यहां से के निकाल सकते हो। मतलब आप ये देखोगे ना कि अगर आपको किसी भी दो की वैल्यू पता है, बाकी की वैल्यू आप इन्हीं दो से निकाल लोगे जो आपके पास इस चार रिलेशन है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर अगर आप बताओ कि होमोजीनियस, अगर मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करूं और अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि सर आप बता दो मुझे किसके लिए,
पहला कंडीशन मैं लेके चलता हूं कि पहला क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2, क्योंकि अगर 2 की वैल्यू पता होगी बाकी सबका आपके पास जो रिलेशन पहले से है, वो जो 4 रिलेशन है उससे आप कहीं ना कहीं बाकी सबकी वैल्यू आप निकाल पाओगे। अगर दूसरा मैं बात करूं आर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए, किसके लिए, आर्थोट्रोपिक मटेरियल की बात करें तो आपके पास टोटल कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है, तो ये है 9। तीसरा अगर मैं बात करूं आर्थोट्रोपिक मटेरियल, किसके लिए, आर्थोट्रोपिक मटेरियल, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना चाहिए आपको, 21। तो आपसे एग्जाम में इन 3 की वैल्यू पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन तीनों की वैल्यू कितना आता है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक के लिए 2 है, आर्थोट्रोपिक के लिए 9 हो जाएगा, और आर्थोट्रोपिक के लिए 9 हो जाएगा। ये तीसरा एनिसोट्रोपिक मटेरियल है, कौन सा है, ये तीसरा, एक बार आप फिर से नोट करना, तीसरा आपका आर्थोट्रोपिक नहीं, आर्थोट्रोपिक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका एनिसोट्रोपिक मटेरियल। तीसरा आपका क्या होगा, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। तो एनिसोट्रोपिक मटेरियल कितना हो जाएगा, एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस पे था कि इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पे, तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आप अगर देखोगे इसका आंसर कितना हो जाएगा। ये किसके लिए पूछा गया, ये आपसे पूछा गया किसके लिए, ये आपसे पूछा गया किसके लिए, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए पूछा गया है। ठीक है, किसके लिए पूछा गया आपसे, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए पूछा गया, तो इसका आंसर कितना जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आपके पास निकल के जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका किस पे, द फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार रीड करना क्या है कि इस मतलब अगर आप एट कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन पे, अगर आप कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन पे, कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन पे जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इंक्रीजिंग द टाइम, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं। ठीक है, आपसे सवाल इस पे है कि इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं। तो देखना क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सर अगर मान लो कि आपके पास कोई मटेरियल, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कोई मटेरियल है। ठीक है, आपके पास मैं मान लूं यहाँ पे ये कोई मटेरियल है, और मैं ये मान लेता हूं कि ये आपका मटेरियल है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं ये आपका मटेरियल है, और जिसपे आपके पास जिसपे आपको लोड लग रहा होगा P, जिसपे आप पे लोड कितना, जिस मटेरियल पे लोड कितना लग रहा होगा, P लग रहा होगा। लोड कितना लग रहा है, P लोड लग रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लो इस मटेरियल पे लोड कितना लग रहा है, P लग रहा है। जब आप किसी भी मटेरियल पे लोड P अप्लाई करोगे तो अगर आप देखोगे तो उस मटेरियल में एक इलांगेशन देखने को मिलेगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर अंदर रह के बात करोगे तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड P आपको यहाँ पे एक इलांगेशन देखने को मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड के डायरेक्शन में आपको एक इलांगेशन देखने को मिलेगा, और इस इलांगेशन को आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक इलांगेशन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, ये जो इलांगेशन आपको मिल रहा है, तो इस लोड की वजह से जो आपको इलांगेशन मिल रहा होगा, तो ड्यू टू दिस लोड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, जो आपको इलांगेशन मिलेगा उस इलांगेशन को आप क्या बोलोगे, उसको हम बोल देते हैं डेल्टा ई। ठीक है, तो ये तो हो गया इलांगेशन ड्यू टू द दिस लोड। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे
अगर इस लोड के एप्लीकेशन के बाद अगर एक काफी लॉन्ग टाइम के बाद आप इस डिफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करोगे तो इस डिफॉर्मेशन की वैल्यू डेल्टा ई से ज्यादा निकल के आती है। अगर मैं पहले बात करूं डेल्टा ई क्या है, तो डेल्टा ई की वैल्यू अपना है कितना, पी एल अपन ए। ठीक है, डेल्टा ई क्या है, पी एल अपन ए। ये कौन सा डिफॉर्मेशन, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ड्यू टू दिस लोड पी। तो इस लोड की वजह से जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो है पी एल अपन ई। ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन डेल्टा ई हो गया। अब अगर आप देखोगे अगर एक लंबे टाइम बाद आप वापस अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो एडिशनल डिफॉर्मेशन है यही क्या है, यही है डिफॉर्मेशन ड्यू टू क्रीप। ये क्या है, ये है आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू क्रीप। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन ड्यू टू क्रीप। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये क्या, ये एडिशनल डिफॉर्मेशन है, एडिशनल डिफॉर्मेशन, एडिशनल डिफॉर्मेशन which is recorded with passage of time at constant load, at constant लोडिंग। मतलब क्या हुआ, आपका जो लोडिंग लग रहा था, आपका ये जो लोड पी लग रहा था, उसी पी लोड की वजह से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे टाइम के बाद वहां पे आपको एक एडिशनल डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो एडिशनल डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, इस डिफॉर्मेशन को हम लोग क्रीप बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म है, एक तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एट कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन। ठीक है, मतलब आपका जो लोडिंग कंडीशन है इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम लोडिंग कंडीशन पे आपको जो एडिशनल डिफॉर्मेशन मिल रहा है पीएल अपन ए के आगे, पीएल अपन ए के बाद, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि क्या, इसी को बोलते हैं क्रीप। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो डेल्टा सी क्या हो गया, क्रीप हो गया। अब अगर हम आपसे ये बात बोले कि सर ये तो हो गया क्रीप की वैल्यू, अब आप ये बता दो कि ये क्रीप की वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। आपसे ये बोला गया कि एक तो क्रीप हो गया कि सर डेल्टा सी जो होगा वो क्रीप होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये क्रीप की वैल्यू किस किस बात पे डिपेंड करेगी। तो ये जो वैल्यू, ये जो फैक्टर था, ये आपके इसी डिफिनीशन में है कि सर अगर आपका क्रीप विथ पैसेज ऑफ टाइम आता है और कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन पे आता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो क्रीप की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड कर जाएगी, एक तो जो लोडिंग कंडीशन है इस पे डिपेंड करेगी, और एक जो ये टाइम है इस पे डिपेंड करेगा। लोडिंग कंडीशन में कैसे डिपेंड करेगा, लोडिंग कंडीशन में ये डिपेंड करेगा कि ये नेचर ऑफ, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पे डिपेंड कर जाएगा, एक डिपेंड कर जाएगा नेचर ऑफ लोड पे, नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड कर जाएगा। नेचर ऑफ लोड का क्या मतलब होगा कि आप जो लोड अप्लाई कर रहे हो वो किस नेचर का है, डायनेमिक नेचर का है या स्टैटिक नेचर का है। तो स्टैटिक और डायनेमिक, इसका मतलब ये हो गया जो क्रीप की वैल्यू है वो डिपेंड कर जाएगा, एक तो लोड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और दूसरा ये जो लोड स्टैटिक नेचर का है या डायनेमिक नेचर का इस पे भी डिपेंड कर जाएगा। एक तो मतलब लोड इसका नेचर पर डिपेंड कर जाएगा लोड के, और दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, मतलब हम बोल सकते हैं एज ऑफ लोडिंग। एज ऑफ लोडिंग का क्या मतलब हुआ, एज ऑफ लोडिंग का मतलब ये हुआ कि आप कितने टाइम बाद आप इस एडिशनल डिफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे होगे। जितने ज्यादा टाइम बाद आप अपना ऑब्जर्वेशन करोगे आपको उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन मिलेगा देखने को। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लोड ज्यादा, इसका मतलब क्रीप की वैल्यू ज्यादा। नेचर ऑफ लोड में क्या होगा, अगर आप डायनेमिक लोडिंग देखोगे, अगर स्टैटिक लोडिंग के कंपैरिजन में अगर डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक लोडिंग के केस में आपको क्रीप की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी। तीसरा एज ऑफ लोडिंग, जितना ज्यादा टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे इस डिफॉर्मेशन को, आपको उतना ज्यादा
क्रीप की वैल्यू नजर आएगी। तीसरा, अगर मैं तीसरी बात करूं, ये जो क्रीप की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप हायर टेम्परेचर पे चेक करोगे, हायर टेम्परेचर पे क्रीप की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, तो ये तो चर्चा हो गया क्रीप का। पहला क्रीप होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर क्रीप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखो, अगर देखोगे आपको ये चीज पीपीटी में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। ये सारी बातें जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी बात आपको पीपीटी में लिखा हुआ है एज इट इज। आप यहाँ पे देख लो क्या है द क्रीप, ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन ओवर एंड अबव दैट ड्यू टू द अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन मिलता है, उसके अलावा जो एडिशनल डिफॉर्मेशन मिल रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर द सस्टेन्ड लोडिंग विदाउट विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जो क्रीप की वैल्यू निकल के आती है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होती है। ये क्रीप की वैल्यू इलास्टिक लिमिट के अंदर ही निकल के आती है। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग कंडीशन, मतलब अगर लोडिंग कंडीशन हम क्या कर रखे हैं, सेम रख रहे हैं। दूसरी बात, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेस लेवल पे, ये डिपेंड करता है टाइम पे। टाइम मतलब एजिंग ऑफ एज ऑफ लोडिंग, मतलब कितने टाइम बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एज ऑफ लोडिंग। अगला पॉइंट क्या होगा, टाइप ऑफ लोडिंग, दैट इज स्टैटिक और डायनेमिक। तो डायनेमिक के लिए मोर क्रीप, ज्यादा क्रीप निकल के आएगा एज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि ये क्रीप किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं। तो क्रीप का डिफिनेशन ही तो लिखा है, ये क्रीप का डिफिनेशन ही तो लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, क्रीपिंग। तो 33 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, ए पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है कि द 34 ही है या कोई और छूट रहा है इसमें। एक तो क्रीप वाला क्वेश्चन का 33 फिनोमिना। ठीक है, ठीक है 34 है। क्या है इसमें, क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 34 में द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन। कौन सा लोड है, रिपीटेड लोड है। रिपीटेड लोड एप्लीकेशन इज नोन एज। आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर आपको किसी मटेरियल पे, अगर किसी मटेरियल पे रिपीटेड साइकिल्स आप लोड लग रहे हैं, ठीक है, तो उस मटेरियल में जब जो स्टील फेल कर रहा है, उस जो फेलियर को हम क्या बोलते हैं, उस फेलियर को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। सो द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन इज नोन एज, क्या है, पहला ऑप्शन क्या, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज द यील्ड स्ट्रेंथ और फोर्थ वन इज द फटीग स्ट्रेंथ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस स्ट्रेंथ पे मटेरियल फेल करता है अंडर द रिपीटेड एक्शन ऑफ द लोड, दैट मींस द डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। आपसे यही बोला जाए, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में मटेरियल जिस स्ट्रेंथ पे फेल करता है उस स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया कि अगर मैं आपसे बात बोलूं कि सर ये तो क्वेश्चन है फटीग का, ये तो क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है फटीग का। तो फटीग समझने के लिए मैं आपसे, अगर मैं चर्चा करूं थोड़ा सा फटीग से पहले दो लोडिंग कंडीशन का, अगर मैं फटीग से पहले दो लोडिंग कंडीशन की चर्चा करूं कि सर आपके पास दो लोडिंग कंडीशन है, एक तो आपके पास है स्टैटिक लोडिंग कंडीशन और दूसरा आपके पास है डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। आपसे मैं दो लोडिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं। पहला क्या है, एक तो आपसे मैं बात करूंगा स्टैटिक लोडिंग कंडीशन का, एक तो मैं आपसे बात करूंगा स्टैटिक लोडिंग का, दूसरा मैं आपसे बात करूंगा डायनेमिक लोडिंग का। ठीक है, एक तो मैं बात करता हूं आपसे स्टैटिक लोडिंग का, एक मैं आपसे बात करता हूं डायनेमिक लोडिंग का। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से इस बात को बताना कि स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में क्या होगा और डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि आपके पास कोई एक बार है या कोई भी एक मटेरियल है, मैं आपसे ये जिम करता हूं कोई भी आपके पास कोई एक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, आपके पास एक मटेरियल है जिसमें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं पी।
जिस पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं कितना, P। दोनों ही केस में हम लोड P अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोडिंग का नेचर अलग है। नेचर कैसे अलग है, हम एक में जो लोड अप्लाई कर रहे हैं पहले केस में, इस केस में जो लोड P है ये स्टैटिक लोड है, इस केस में जो लोड P है ये डायनेमिक लोड है। तो स्टैटिक लोड क्या है, ठीक है, अगर मैं स्टैटिक लोड को समझाऊं और डायनेमिक लोड में अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो कैसे आप समझ सकते हो कि मान लो एक आपके पास मटेरियल है, ठीक है, आपके पास एक मटेरियल है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार इस मटेरियल पे एक पी लोड लगा के छोड़ दे रहे हैं, इस पे गए, इस मटेरियल के पास गए, यहाँ पे पी लोड अप्लाई किया, इसको छोड़ दिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इस मटेरियल में इस लोड पी की वजह से कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। ये तो पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, आपके पास दूसरा कंडीशन ये होगा कि आप क्या करोगे कि उस मटेरियल में पी लोड अप्लाई कैसे करोगे, डायनेमिक नेचर में। मतलब मान लेते हैं हम हैमरिंग कर रहे हैं, इस मटेरियल पे हम अपने हैमर से हैमरिंग कर रहे हैं, और ये जो हर स्ट्रोक में आपका जो पी अप्लाई हो रहा होगा, जो लोड अप्लाई हो रहा होगा, वो पी लोड अप्लाई हो रहा है मान लेते हैं। मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास ये मटेरियल है, और इस मटेरियल पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे हैमरिंग कर रहे हैं। अब हैमरिंग करने से क्या होगा, और मैं ये मान लेता हूं कि हर स्ट्रोक, जो हैमरिंग का हर एक स्ट्रोक होगा, हर स्ट्रोक पे लोड कितना अप्लाई हो रहा होगा, पी लोड अप्लाई हो रहा होगा। तो आप यहां से एक बात सिंपल सा बता दो कि सर मटेरियल फेल पहले किस पे करेगा, इसमें फेल करेगा स्टैटिक लोडिंग कंडीशन पे, जिसमें हम जाके क्या करें, जिसमें बस हम पी लोड को जाके अप्लाई कर दे रहे हैं। एक बार गए, सिंपल सा पी लोड लगाए और हटा लिए, मतलब पी लोड लगा के छोड़ दिए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और डायनेमिक लोडिंग में क्या हो गया, जैसे हम हैमरिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि हम उस पर लोड हटाएं, लगाएं और फिर हटा लिए, फिर लगाएं फिर हटा लिए, और हर स्ट्रोक में आपको पी लोड मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये बता दो कि मटेरियल फेल पहले किस में करेगा, तो देखो बट ऑब्वियस है कि सर मटेरियल फेल पहले डायनेमिक लोडिंग में करेगा। अगर डायनेमिक लोडिंग में फेल नहीं करना होता तो सर हम हैमरिंग क्यों करते हैं, हम अपने हैमर को ले जाकर मटेरियल के ऊपर रख देते और मटेरियल ब्रेक हो जाता। नहीं, हमको पता है कि हैमरिंग में डायनेमिक लोडिंग लग रहा होगा, और डायनेमिक लोडिंग में मटेरियल पहले फेल करता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर डायनेमिक लोडिंग में मटेरियल स्टैटिक से पहले फेल कर जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गया कि मटेरियल पहले फेल किस में करेगा, डायनेमिक लोडिंग में। अब अगर मैं बात करूं कि सर स्टैटिक लोडिंग में फेलियर होता कब है, अगर मैं बात करूं स्टैटिक लोडिंग में फेलियर होता कब है, तो यहां पे आपने देखा होगा कि सर स्टैटिक लोडिंग में जो फेलियर होता है, यहां पे जो फेलियर होता है, फेलियर अकर इधर ड्यू टू इल्ड स्ट्रेंथ या इल्डिंग बोल दो, फेलियर अकर्स इधर ड्यू टू इल्डिंग बोल दो और क्रशिंग बोल दो। मतलब हमने ये देखा कि सर स्टैटिक लोडिंग के कंडीशन में मटेरियल या तो इल्डिंग की वजह से फेल करेगा या तो क्रशिंग की वजह से फेल करेगा। और आपको ये भी पता कि इल्डिंग में कब फेल करेगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए, फॉर डक्टाइल मटेरियल। किसके लिए इल्डिंग, ये आपके पास फॉर डक्टाइल मटेरियल। और ये क्रशिंग में फेल कब करेगा, ये करेगा फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। और ये कब करेगा, जब स्ट्रेस की वैल्यू, व्हेन स्ट्रेस ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेस की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए, यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए। अब ब्रिटल मटेरियल कब फेल करेगा, व्हेन स्ट्रेस ग्रेटर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर स्ट्रेस की वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो ब्रिटल मटेरियल में फेलियर हो जाएगा। और डक्टाइल मटेरियल में कब फेलियर होगा, जब स्ट्रेस की वैल्यू उसके यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, तो आपको डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग देखने को मिल जाएगा और मटेरियल फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा सर स्टैटिक लोडिंग में जो फेलियर होगा या तो यील्ड स्ट्रेंथ पे होगा या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे होगा। अब हम बात करते हैं डायनेमिक लोडिंग में। सर डायनेमिक लोडिंग में क्या होगा, डायनेमिक लोडिंग में जो फेलियर होगा
डायनेमिक लोडिंग में जो फेलियर होगा वो इससे तो पहले हो जाएगा। अगर हम यील्ड स्ट्रेंथ बोले, मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ से कम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे ही हो जाएगा फेलियर, क्योंकि हम इसमें कौन सा लोडिंग लगा रहे हैं, डायनेमिक लोडिंग लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्यू टू द डायनेमिक लोडिंग, क्या ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग फेलियर ऑफ मटेरियल नोन एज फटीग। डायनेमिक लोडिंग की वजह से जो मटेरियल में फेलियर देखने को मिलता है उस फेलियर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फटीग बोलते हैं। और डायनेमिक लोडिंग का क्या मतलब, यहाँ पे डायनेमिक लोडिंग का मतलब आपका, डायनेमिक लोडिंग का मतलब आपका किससे, ये आपका है रिपीटेड साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब मटेरियल पे आप साइक्लिक फॉर्म में लोड अप्लाई कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोल देंगे इसको बोल देंगे हम डायनेमिक लोडिंग। तो ये तो बात हुआ फटीग का, कि फटीग कौन सा फेलियर है, ड्यू टू द डायनेमिक एक्शन ऑफ लोड। डायनेमिक लोडिंग वजह से जो फेलियर मिलता है मटेरियल में, उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। ये तो पहला बात हो गया। अब सर दूसरा बात क्या हो गया, जैसे हम यहाँ पे बात किया कि सर ये जो अगर आपके पास डक्टाइल मटेरियल होगा वो कब फेल करेगा, जब स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी डायनेमिक लोडिंग के कंडीशन में, तो अगर हम यहाँ पे जो एक स्ट्रेस की वैल्यू होगी जो जिसकी वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम होगी, जिस पे जाके मटेरियल फेल कर जाएगा, जब स्ट्रेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू के ऊपर जाने पे मटेरियल फेल कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट। तो अब एक और नया टर्म्स आ गया कि आपके पास एंड्योरेंस लिमिट क्या है, ठीक है। आपके पास एक नया टर्म आ गया सर, एंड्योरेंस लिमिट क्या है, ठीक है। आपके पास एक नया टर्म आ गया सर, एंड्योरेंस लिमिट क्या है। तो जैसे यहाँ पे एक टर्म्स आपके पास डिफाइंड था यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक टर्म्स डिफाइंड था अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वैसे डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में फटीग फेलियर का टर्म, फटीग फेलियर वाले कंडीशन में एक स्ट्रेस की, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू होती है जिसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तभी जाके मटेरियल डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में फेल होगा। और उस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एंड्योरेंस लिमिट के नीचे, अगर आप एंड्योरेंस लिमिट की वैल्यू के नीचे आप कितना भी स्ट्रेस की वैल्यू लगा दो, कितना भी स्ट्रेस की वैल्यू लगा दो, उस स्ट्रेस की वैल्यू पे मटेरियल फेल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एंड्योरेंस लिमिट क्या हो गया, हम ये सिंपल सवाल दो, अंडर दिस लिमिट मटेरियल will not fail even for infinite cycles of load। मतलब अगर आप एंड्योरेंस लिमिट के नीचे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग भी अप्लाई कर दोगे तो भी मटेरियल फेल नहीं करेगा। तो आपका ये हो गया फटीग, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे देखो, ये सारी बात यहाँ पे आपको इस पीपीटी में लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्लियर कट। तो पहला क्या फटीग, क्या, तो फटीग ऑफ द मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या लिखा हुआ आपको, रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन देखने को मिलेगा, रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग। फटीग में क्या मिलेगा आपको, प्रोग्रेसिव क्रैकिंग देखने को मिलेगा। तो प्रोग्रेसिव क्रैकिंग का क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव क्रैकिंग का मतलब ये कि सबसे पहले क्रैक जनरेट होगा उस पॉइंट पे जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी मटेरियल पे डायनेमिक लोडिंग अप्लाई करेंगे तो जो सबसे पहला क्रैक जनरेट होगा वो जनरेट होगा उस पॉइंट पे जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा निकल के आएगी। तो एक बार जब क्रैक जनरेट हो गया मटेरियल में, तो अब ये क्रैक आगे सरफेस पे प्रोपोगेट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोग्रेसिव क्रैकिंग है दैट फाइनली प्रोड्यूस फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल इज टर्म्ड एज फटीग।
और जिसकी वजह से मटेरियल फेल कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। अगला टर्म्स क्या है कि सर फटीग किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एट विच फटीग फेलियर टेक्स प्लेस इज लेस देन द लोड दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय द मटेरियल इन स्टैटिकली। ये बात हमने स्टार्टिंग में कर लिया कि फटीग जिस जिस लोड पे मटेरियल स्टैटिक कंडीशन फेल हो रहा होगा, फटीग के केस में क्या होगा, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में क्या होगा, मटेरियल उससे कम लोड पे ही फेल कर जाएगा। ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो देखो फटीग डायनेमिक नेचर का, इसका मतलब एक तो लोड पे डिपेंड करेगा, और लोड पे कैसे, एक तो लोड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, दूसरा लोड के नेचर पे, नंबर ऑफ साइकिल पे डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ साइकिल आप लगा रहे हो। तीसरा अगर मैं बात करूं सर फटीग आपका अगेन टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाएगा। हमने बोला कि सर पहला क्रैक्स कहां जनरेट होगा, जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये डिपेंड कर जाएगा स्ट्रेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर जाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पे भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब तीसरा बात क्या है कि सर माइल्ड स्टील की अगर मैं बात, सर एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, अगर हम बात करें एंड्योरेंस लिमिट की, तो इसका चर्चा हमने किया था कि सर इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग कैन नॉट प्रोड्यूस द फटीग फेलियर। मतलब अगर आप एंड्योरेंस लिमिट के नीचे रह के आप कितना भी नंबर ऑफ लोड लगा दो, कितना भी नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोड लगा दो, मटेरियल फेल फटीग में नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि द माइल्ड स्टील, फॉर माइल्ड स्टील एंड्योरेंस लिमिट इक्वल टू हाफ ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूं माइल्ड स्टील का, अगर मैं बात करूं सर माइल्ड स्टील का, ये जो माइल्ड स्टील है इसके लिए आपको पता होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होता है। इसके लिए आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो कितना होता है, इसके लिए आपके पास जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकलता है इसकी वैल्यू कितना होती है, 410 के आसपास होता है। कितना, 410 मेगा पास्कल। अगर मैं बात करूं इसके यील्ड स्ट्रेंथ की, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितना होता है, 250 मेगा पास्कल के आसपास। अगर मैं बात करूं इसके एंड्योरेंस लिमिट की, किसका, एंड्योरेंस लिमिट की बात करें, एफ की बात करें, ठीक है, ये कितना जाता है, ये आता है आसपास आपका 186 मेगा पास्कल के पास। 186 का मतलब क्या होगा, ये इसका वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ से कम होगा, और माइल्ड स्टील के केस में ये अप्रोक्सीमेट 400, मतलब मान के सर 410 का हाफ, इसके हाफ से कम ही निकल के आता है, तो हाफ के आसपास मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो बात हुआ एंड्योरेंस लिमिट का। ये क्या हो गया, ये हो गया एफ यू, ये क्या हो गया, ये हो गया एफ वाई, और ये क्या हो गया, ये हो गया एफ ई की वैल्यू। अगर आप इसी एफ की वैल्यू एल्युमिनियम के केस में चेक करोगे, किसके केस में, एल्युमिनियम के केस में, तो एल्युमिनियम के लिए जो एफ यू निकल के आता है, एफ ई की वैल्यू एंट्रेंस लिमिट की वैल्यू निकल के आती है, वही कितना निकल के आता है, 130 मेगा पास्कल निकल के आता है, ठीक है। कितना निकल के आता है, 131 मेगा पास्कल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान जाओ कि एंड्योरेंस लिमिट होता क्या है, और इसका वैल्यू माइल्ड स्टील के केस में अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आता है, हाफ ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ के आसपास निकल के आता है। तो ये तो बात हो गया फटीग का, ठीक है, ये तो बात हो गया फटीग का। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो सर क्वेश्चन क्या था अपना कि द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन। और ये किसका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ही होगा किसका, फटीग का। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, फोर्थ डी पार्ट हो गया आंसर इसका आंसर हो गया आपका डी पार्ट। अगला देखना, अगला क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस विदाउट कॉजिंग फेलियर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे हम अगर मटेरियल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोड अप्लाई करें या स्ट्रेस अप्लाई करें, उसके बाद भी मटेरियल फेल ना करे, तो इस स्ट्रेस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सर एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। तो यहाँ तो बात समझ में, एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है। तो एक तो अपना हो गया सर, एक तो क्रीप की बात हो गई, एक बात हो गया फटीग का। अब फटीग में फिर बात हो गया किसका, एंड्योरेंस लिमिट का। तो ये तो हो गया क्रीप एंड फटीग। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स ऑन अ बार
आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर स्ट्रेस का रेशियो बता दो किन दो कंडीशन में। पहला कंडीशन है कि जब मटेरियल पे कौन सा लोड लग रहा हो, जब मटेरियल पे सडनली अप्लाइड लोड लग रहा हो। और दूसरा केस क्या है कि जब मटेरियल पे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहा हो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर एक बार आपके पास कौन सा लोड लग रहा है, सडनली अप्लाइड लोड लग रहा है, और दूसरा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहा है। तो उस केस में स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको तीन कंडीशन बताएंगे। एक में देखो, एक तो सडन अप्लाइड लोड था और दूसरा कौन सा लोड था, दूसरा था ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। तो इस बात को समझने के लिए हम आपको तीन चीज बताते हैं। सर आपके पास तीन टाइप का लोडिंग हो सकता है। पहला चेक करना कौन सा है, एक तो आपके पास हो सकता है कि सर स्टैटिक लोडिंग, ठीक है, एक होता है डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। अब स्टैटिक और डायनेमिक, ये जो डायनेमिक लोडिंग है, इस डायनेमिक लोडिंग में भी आपको तीन टाइप का लोडिंग समझ में आएगा। पहला क्या होगा, पहला कंडीशन आपको मैं बताता हूँ, पहला क्या हो जाएगा आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का क्या है, पहला आपके पास है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है सर, दूसरा आपके पास है इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन आपके पास सडन लोडिंग का है। पहला कंडीशन है ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग, दूसरा कंडीशन है इंपैक्ट लोडिंग का, और तीसरा कंडीशन है आपके पास सडन अप्लाइड लोडिंग, ठीक है। तीसरा कंडीशन आपके पास है सडन अप्लाइड लोडिंग का। तो एक बात बताओ मुझे कि सर आपके पास तीन टाइप ऑफ लोडिंग है, तीन टाइप से लोड आप मटेरियल पे अप्लाई कर सकते हो। पहला मैं बात बताऊं तो पहला क्या है कि मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे एक मटेरियल है, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे एक मटेरियल है तीनों केस में, ठीक है। तीनों केस में सेम मटेरियल है, क्या है, तीनों केस में मटेरियल क्या है, सेम है। तीनों केस में आपके पास मटेरियल क्या है, सेम है, ठीक है। तीनों केस में मटेरियल क्या आपके पास सेम है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तीनों केस में मटेरियल सेम है। अब मैं पहले केस में क्या करता हूँ कि सर पहले केस में यहाँ पे, पहले केस में मैं यहाँ पे मटेरियल पे एक लोड अप्लाई करता हूँ, कितना, यहाँ पे मैं एक लोड अप्लाई करता हूँ पी का। अब मैं इस पी का एक वैल्यू देता था 50 किलो न्यूटन। ये 50 किलो न्यूटन मैं बस दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। दूसरे केस पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 50 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन देखो तीनों केस में अप्लीकेशन अलग अलग होगा। अगर इसका मैं बात करूँ सर, इसका मैं बोल देता हूँ कि सर ये 50 किलो न्यूटन कर लो, इसका वेट मैं बोल देता हूँ सर, इसका वेट जो वो कितना 50 किलो न्यूटन है। आप इस बात को समझना कि अभी आपने क्या किया था, तीनों केस में लोड हम अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस लेंथ को ऐसे बोल दो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 50 किलो न्यूटन का लोड इस पे अप्लाई करेंगे, रखेंगे, ठीक है। इसका जो लोड है ये भी 50 किलो न्यूटन है, ठीक है, ये भी 50 किलो न्यूटन होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि सर इसका एरिया ए है, ठीक है, इसका जो लेंथ है ये एल है, और इसका मॉडुलस ई है। अगर यहाँ पे भी ए एल और ई है, यहाँ पे भी ए एल और ई है, ठीक है। अब देखना क्या होगा सर, इस लोडिंग का क्या मतलब है, ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। कौन सा लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का क्या मतलब है कि सर हम जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुअल नेचर का है। ग्रेजुअल नेचर का क्या मतलब है कि मतलब ये है कि जो ये जो 50 किलो न्यूटन का लोड है इसको हम एक साथ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि सर टाइम के साथ साथ हम अपने लोड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे, सर टी इक्वल टू जीरो पे मैं पी इक्वल टू जीरो अप्लाई किया, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे आपने लोड जीरो अप्लाई किया, और टी इक्वल टू कितना टी1 पे पी इक्वल टू 50 अप्लाई किया। बट ये जो 50 किलो न्यूटन आपने अप्लाई किया, ये एक साथ नहीं अप्लाई किया। इसमें क्या होगा सर, टी इक्वल टू जी1 पे पी इक्वल टू मान लेते हैं मैं 1 अप्लाई किया, 1 किलो न्यूटन। अगेन टी इक्वल टू 1 पे क्या अप्लाई किया, पी इक्वल टू अप्लाई किया हमारा 2 किलो न्यूटन। तीसरा टी इक्वल टू 3 पे क्या अप्लाई किया, पी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, एंड सो ऑन। और टी इक्वल टू टी पे कितना अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया कितना, पी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। मतलब ये हो गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ सर, अपने यूटीएम मशीन में क्या होता है,
अपने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब हम मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं सर, वहां पे यही तो करते हैं सर, यूटीएम मशीन में हम एक साथ लोड 50 एक साथ लोड नहीं अप्लाई करते हैं, वहां पे ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं। ग्रेजुअल लोड का मतलब क्या सर, इनिशियल में लोड 0 रखते हैं, फिर इस लोड को धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं सर, धीरे धीरे इस लोड की वैल्यू को हम बढ़ा रहे होते हैं। तो जैसे ये 50 किलो न्यूटन यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो इस लोड को 50 किलो न्यूटन एक साथ नहीं अप्लाई किया गया, नहीं किया गया, क्या किया गया, इसको इस वैल्यू को धीरे धीरे 0 से लेके धीरे धीरे बढ़ा के 50 किया गया है। और दूसरी बात सर, यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, अगर पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कहीं मेंशन ना हो कि कौन सा लोडिंग कंडीशन है, अगर लोडिंग कंडीशन के बारे में मेंशन ना हो, तो हम यही लोडिंग कंसीडर करते हैं, हम ग्रेजुअली लोडिंग ही कंसीडर करते हैं अगर आपको मेंशन नहीं है कहीं पे भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो गया। दूसरा इंपैक्ट लोडिंग है। इंपैक्ट लोडिंग में क्या कर रहा है कि ये अपना मटेरियल है, ठीक है, ये अपना मटेरियल है, इस मटेरियल पे हम एच हाइट ऊपर से एक किसी 50 किलो न्यूटन के ब्लॉक को फ्री फॉल करवा दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, मटेरियल अपना यहाँ पे है, मटेरियल का टॉप सरफेस यहाँ पे है, इस टॉप सरफेस पे मैं कोई 50 किलो न्यूटन का ब्लॉक एच हाइट ऊपर से फ्री फॉल करा दे रहा हूँ, मतलब एच हाइट ऊपर ले आके उस ब्लॉक को मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो भी स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस केस में, क्या इंपैक्ट वाले केस में इससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तो सर ये तो ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि सर बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन मिला, अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से ये डिफॉर्मेशन मिला, तो यहाँ पे इतना तो पता है कि सर यहाँ पे डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफॉर्मेशन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इतना तो समझ में आता है बात कि सर इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में डिफॉर्मेशन ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग कंडीशन से ज्यादा ही मिलेगा। ये बात तो समझ में आ गया। अब तीसरा, अगर मैं तीसरा केस क्या, पहले अगर ये तीनों केस समझ जाए पहले तो बात बहुत आसानी समझ सकते हो। तीसरा केस ये कि सर ये मटेरियल का टॉप सरफेस है, इस मटेरियल के टॉप सरफेस पे हम 50 किलो न्यूटन का ब्लॉक रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं, इसको अब ड्रॉप नहीं करा रहे, इसको फ्री फॉल नहीं करवा रहे किसी हाइट से, जस्ट 50 किलो न्यूटन का ब्लॉक ले गए, इस मटेरियल के सरफेस पे ले जाके हम रख दिए, इस मटेरियल के सरफेस पे ले जाके रख दिए। ये तीसरा केस है। इसको क्या बोलते हैं, सडन अप्लाइड लोड। सडन अप्लाइड लोड क्यों कि 50 किलो न्यूटन का लोड को हम सडनली अप्लाई किए, ग्रेजुअल कंडीशन में अप्लाई किए, सडन अप्लाई किए, ठीक है, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको किसी हाइट से ड्रॉप नहीं करवा रहे हैं। तो 50 किलो न्यूटन के लोड को हम इस पे क्या कर रहे हैं, बस एक साथ ले आके रख दिए। इस केस में जो डिफॉर्मेशन मिलेगा वो इन दोनों केस का इन बिटवीन डिफॉर्मेशन होगा। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर इस डिफॉर्मेशन को मैं डेल्टा 1 बोल दूं, इसको मैं बोलूं डेल्टा 2 और इसको मैं बोलूं डेल्टा 3, तो सर जो डेल्टा 1 होगा, कौन सा, जो डेल्टा 2 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा 3 से, और सबसे कम कौन सा होगा, डेल्टा 1 होगा। ये बात तो आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा बात ये, सर ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, अब आप हमको एक वैल्यू बता दो कि सर इसमें कितना ज्यादा मिलेगा और इस केस में कितना ज्यादा नहीं मिलेगा। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि सर अगर आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अप्लाई कर रहे हो तो इस केस में जो स्ट्रेस की वैल्यू होता है वो हमको पहले से पता है, कितना होता है सर, इसमें स्ट्रेस जो होता है वो होता है P/A। अब कितना लोड अप्लाई किए हो वो बता दो और इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया बता दो। तो ये जो P/A निकाल के देगा वो स्ट्रेस निकाल के देगा, किस केस में, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में। दूसरा कंडीशन, अगर मैं डेल्टा की बात करूं, सर डेल्टा का डिस्कशन आगे होगा, बट अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर आप PYQ सीरीज देख रहे हो तो इतनी बातें आपको पता होगा कि सर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में जो डेल्टा निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है PL/A। दूसरा इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन क्या है, इंपैक्ट लोडिंग में इतना हमको पता है कि जो डेल्टा निकल के आता है इंपैक्ट वाले केस में, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होता है। और कितना होता है, मैं सीधे आपको फॉर्मूला लिखता हूं क्योंकि ये बात आपसे सीधे एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जाएगा कि डेल्टा स्टैटिक इंटू 1 + √1 + 2H/ डेल्टा स्टैटिक। ठीक है, बात समझना कि सर जो इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन में जो डेल्टा निकल के आएगा उसकी वैल्यू कितना होता है, वो होता है डेल्टा स्टैटिक इंटू 1 + √1 + 2H/ डेल्टा स्टैटिक। क्या ये डेल्टा है, डेल्टा स्टैटिक, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा स्टैटिक।
और डेल्टा स्टैटिक कितना है सर, डेल्टा स्टैटिक PL अपन यही है, और यहाँ पे डेल्टा स्टैटिक कितना है, PL अपन यही है। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर डेल्टा इम्पैक्ट का वैल्यू जो है डेल्टा स्टैटिक से कितना गुना बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो हम आसानी से बता पाएंगे कि सर ये कितना गुना बढ़ जाएगा। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू आएगी इसका चेक करना कितना आता है। मैं इससे पहले ये बात करते हैं, एक बार सडन की भी बात करता हूँ। तो देखो सडन और इसमें डिफरेंस क्या है, सडन लोडिंग कंडीशन और इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एच का है कि यहाँ पे एच हाइट हम हटा दिए, मतलब एच को कितना कर दिए, 0 कर दिए। मतलब ये समझ में आया कि सर सडन लोडिंग कंडीशन कब आएगा, जब हम इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन में जो एच की वैल्यू उसको 0 कर दे। 0 करने का मतलब क्या है कि हम अपने लोड को डायरेक्टली ले आके सरफेस पे अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सडन अप्लाइड लोड, सडन लोडिंग कंडीशन। तो हम एक काम करते हैं कि सर इसी वैल्यू में हम एच की वैल्यू कितना पुट कर दे, 0 पुट कर दे। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये जो अपना इंपैक्ट फैक्टर है कितना, आई एफ कितना है 1 प्लस √1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा स्टैटिक को कितना पुट कर दोगे, अगर आप डेल्टा स्टैटिक को 0 पुट कर दोगे तो ये जो IF निकल के आता है, ये IF कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये IF कितना आ जाएगा आपके पास, ये IF की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे IF निकालोगे, इस IF की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। कितना आएगा, ग्रेटर देन 2। मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा जो IF की वैल्यू होगी वो कितना होगा, या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा। और 2 किस केस में होगा, सडन अप्लाइड लोडिंग कंडीशन में होगा 2। और जैसे ही आप यहाँ पे डेल्टा स्टैटिक का, जैसे आपने डेल्टा इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन में, इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन में आप क्या लिखे थे, पहला फॉर्मूला था आपका हो गया कितना, डेल्टा इंपैक्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा इंपैक्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा स्टैटिक इनटू कितना 1 प्लस √1 प्लस कितना 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। सेम कंडीशन निकल के आया किसके लिए, स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस इंपैक्ट कितना होता है, ये होता है स्ट्रेस निकाल दो किसका, स्ट्रेस निकाल दो स्टैटिक वाले का इनटू 1 प्लस, ये देखो ये इंपैक्ट फैक्टर सेम होगा 2h अपॉन यहाँ पे डेल्टा स्टैटिक आएगा, ठीक है। और डेल्टा स्टैटिक कितना, ये आपके पास कितना PL अपॉन AE, और सिग्मा स्टैटिक कितना, ये P अपॉन A। इसका मतलब ये हो गया कि सर हम अगर ये डेल्टा टी और ये क्या है, ये स्टैटिक लोडिंग वाला ग्रेजुअल लोडिंग वाला डिफ्लेक्शन और इसका स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे, आपको किसका मिल जाएगा वैल्यू, इंपैक्ट लोडिंग का। तो इसका मतलब ये हो गया। और जब हम एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सिग्मा सडन क्या बोलेंगे इसको हम, सिग्मा सडन कितना मिलेगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे एच को 0 पुट करेंगे, ये इस इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू 2 आएगा, तो ये कितना जाएगा 2 टाइम क्या, 2 टाइम सिग्मा स्टैटिक। तो ये चीज आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। तो सिग्मा सडन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा स्टैटिक का 2 टाइम होगा। और यही तो क्वेश्चन था अपना, यही तो अपने पास क्वेश्चन था। तो एक बार इस स्लाइड को आप वापस से देखो कि सर ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग कंडीशन में क्या होगा, सर इंपैक्ट लोडिंग में क्या होगा, और सडन अप्लाइड लोडिंग में क्या होगा। तो आप तीनों को जब एक साथ देख के कंपेरिजन करोगे ना, तो ये बात आपको और ज्यादा आसानी समझ में आता है, ये बात आपको और आसानी समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लो। इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाए, इंपैक्ट फैक्टर बता सकते हो। डिफ्लेक्शन का पूछा जाए, इंपैक्ट कंडीशन में वो भी बता सकते हो। स्ट्रेस पूछा जाए तो स्ट्रेस भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गया। अब हम अगला बात करते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन पूछा गया था कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑन अ बार। तब जब सडनली अप्लाई कर रहे होगे तो कितना होगा, जब सडन अप्लाई कर रहे होगे तो डेल्टा क्या, सिग्मा पूछा गया ना, सिग्मा सडन कितना होता है 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक। अगर 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक होता है तो देख लो क्या पूछा, सडन अपॉन
स्टैटिक पूछ रहा है या स्टैटिक अपॉन सडन पूछ रहा है। स्टैटिक मतलब वो ग्रेजुअली अप्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड जो हम बोलते हैं सिग्मा स्टैटिक बोल दो, इसके वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल के आएगा। ये वैल्यू आपके पास कितना आएगा, ये वैल्यू आपके पास आएगा 2 निकल के। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 2 हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेजुअली, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए किसका, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड के केस में, तो स्ट्रेस का क्या आ जाए, तो फिर 0.5 आता। तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। कभी कभी हमसे ये गलती हो जाता है सर ये किसका रेशियो पूछा गया है, कभी कभी एग्जाम में हम ये गलती कर देते हैं सर रेशियो जो पूछा जा रहा है हम उसका उल्टा वैल्यू निकाल के चले आते हैं। तो जब भी कभी भी आपसे रेशियो पूछा जाए एक बार क्वेश्चन को आप फिर से रीड करो। जब भी आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछा जाए एक बार आप क्वेश्चन को फिर से रीड करो कि कौन सा रेशियो पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए। तो यहाँ पे ग्रेजुअली अप्लाइड एंड सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड की वजह से स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है। तो सडन ऊपर होगा और ग्रेजुअली अप्लाइड नीचे होगा, तो ये कितना आता निकल के, ये वैल्यू निकल के आएगा 2। ये तो हो गया किसका, सडन अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोडिंग की बात। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखना क्या है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टेबल। आपके पास टेबल गिवन है और टेबल में आपके पास 4 ग्राफ है। क्या है, आपके पास 4 ग्राफ है और आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए, किस मटेरियल के लिए। तो पहला क्या है सर, इलास्टिक प्लास्टिक। दूसरा क्या है, रिजिड प्लास्टिक। तीसरा क्या है, इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक। चौथा क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक। ये 4 के ये टेबल है, आपके पास 4 केस गिवन है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, तो इसको चेक करना आप यहाँ से। मैं आपको एक साथ सारा कंडीशन बता देता हूँ कि क्या है कि अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। किसके लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, आपको क्या ड्रॉ करना है, वो क्वेश्चन किसका था, वो क्वेश्चन था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो अभी हमने माइल्ड स्टार्टिंग में क्या देखा था सर, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया था। अब हम आगे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम ये ड्रॉ करेंगे सर, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, किसके लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो अब मैं बात करूँ सर डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या हो सकता है। तो हम एक साथ कई केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस हम लेते हैं, चेक करना। एक तो ये देखो, एक ही बार में आपको इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो यहाँ पे यही कोशिश किया गया है कि सर आपसे एक क्वेश्चन आपको दिखाया जाए और उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उन सारों को एक ही साथ कवर किया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इससे क्या होगा कि सर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके कम होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे तो एक ही जगह पे आप अगर सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो उससे आप में आपको क्या होगा, आपसे एग्जाम में अगर आपसे एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा, तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। तो अब अगर मैं बात करूं सर, ये जो पहला ग्राफ है, ये जो पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं पहला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किसके लिए, ये जो मैं पहला ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक तो ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये ग्राफ हो गया, दूसरे को मैं भी, एक ये हो गया,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और तीसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथा आपके पास, चौथा ग्राफ ये हो गया। चौथा क्या हो गया आपके पास, चौथा आपके पास ये निकल के आ गया, मैं मानता हूँ। चौथा ये हो गया। पांचवा ग्राफ आपके पास ये है। इसके बाद लास्ट में मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, तो उसको मैं बाद में चर्चा करता हूँ उसका। तो पहले अगर मैं इतने ग्राफ की बात करूँ, अगर मैं पहले इतने ग्राफ की बात करूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला ग्राफ है, ये सब का सब ये किसके, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का ग्राफ है। ये स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, ये भी स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, और ये भी स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन। ये स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का ग्राफ है। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है कि अगर मैं सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में कौन सा मटेरियल बोल रहा हूँ, अगर हम लीनियर इलास्टिक मटेरियल बोलता हूँ, कौन सा मटेरियल है ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल का। मतलब इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, ये अगर वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अगला कौन सा ग्राफ है, अगला ग्राफ है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। क्या है, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। अगला क्या है, अगला भी इलास्टोप्लास्टिक है। क्या है, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ये कौन सा, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग है। ये कौन सा मटेरियल, ये रिजिड मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल, ये हम बात करें फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। और दो ग्राफ और आपके पास बच गया, दो ग्राफ और बच गया, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि दो ग्राफ अगर मैं आपको और ड्रॉ करता हूँ कि ये दो ग्राफ और क्या होगा, ये दो ग्राफ आपके पास और निकल के आता है, ठीक है। एक ये है और एक ग्राफ और है। अगर आप ये सारे ग्राफ को एक ही बार में अगर देख लो ना, तो इससे रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चन बन के आएंगे वो सारे आपसे हो जाएंगे आसानी से। तो अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की, तो ये है कांस्टेंट लाइन, और ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ का ग्राफ ये है, ठीक है। और ये किसके लिए, ये आइडियल या बोल दो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोल दो इसको। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे विस्को इलास्टिक मटेरियल, विस्को इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। एक बार वापस से देखना, एक बार वापस से देखना, क्या है, ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। मतलब क्या कि सर अप टू द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है। और इसका एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो आपने अभी पीछे माइल्ड स्टील की बात करा था, किसका, माइल्ड स्टील की बात करा था, ठीक है। अब अगर मैं बात बोलूं कि सर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल कब होगा, तो सर आपने देखा था कि सर ब्रिटिल मटेरियल के केस में, ब्रिटिल मटेरियल के केस में अप टू द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो वेरिएशन मिलता है, ब्रिटिल में भी कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे आपके पास कंक्रीट हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, कंक्रीट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आपके पास,
कंक्रीट का। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर आप कंक्रीट के स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व का वेरिएशन चेक करोगे अप टू द इलास्टिक लिमिट, वो नॉन लीनियर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? नॉन लीनियर निकल के आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसका अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है? किसके लिए? एग्जाम्पल आपके पास है कंक्रीट का। अब अगर अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्या ग्राफ है सर? अगला ग्राफ है कि सर पहले तो आपको एक लीनियर वेरिएशन मिल रहा है किसके बीच? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। उसके बाद एक टाइम बाद, मतलब अगर इलास्टिक लिमिट के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है, ठीक है, एक लाइन मिल रहा है पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस, पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस। तो इसका क्या मतलब हो गया? इस मटेरियल को इस ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? ये इलास्टोप्लास्टिक ग्राफ है। अब प्लास्टिक में भी अगर मैं बात बोलूं तो आप लिख दो, ज्यादा बेटर होगा बोल दो परफेक्टली प्लास्टिक। क्या केवल परफेक्टली प्लास्टिक नहीं, केवल परफेक्टली प्लास्टिक का ग्राफ आगे है, ये इलास्टो परफेक्टली प्लास्टिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलास्टो एंड परफेक्टली प्लास्टिक। अच्छा, परफेक्टली प्लास्टिक मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेन हार्डनिंग देखने को नहीं मिल रहा है। हमने वहां पे ग्राफ में माइल्ड स्टील वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको बताया था कि सर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे क्या, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल में जो स्ट्रेन के साथ, मतलब इलास्टिक रीजन खत्म होने के बाद जो प्लास्टिक रीजन में जब आप पहुंच रहे हो, उस प्लास्टिक रीजन में आपको स्ट्रेन क्या मिल रहा है? स्ट्रेन बढ़ते हुए मिल रहा है एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। एक कांस्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू पे आपको स्ट्रेन मिल रहा है, मतलब आपको स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल हो गया। अब अगर मैं बात करूं सर इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, विद स्ट्रेन हार्डनिंग क्या मतलब है कि सर स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ेगा। प्लास्टिक रीजन में अगर स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस बढ़े, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। और अगर प्लास्टिक रीजन में स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाए, स्ट्रेन के बढ़ने के साथ स्ट्रेस की वैल्यू कम हो, तो वो कौन सा रीजन होता है? वो नेकिंग होता है। वो क्या होता है? वो नेकिंग हो रहा होता है वहां पे। तो इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ये कौन सा? ये ग्राफ के, ये आपके पास ये ग्राफ है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो सर इसका एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम। और अगर हम एल्युमिनियम में कुछ एलॉय मिला दें, अगर हम बोले क्या एल्युमिनियम एलॉय, वो प्योर एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम का एलॉय है। तो ये इसका एग्जांपल होगा इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। चौथा क्या? रिजिड मटेरियल है। रिजिड मटेरियल का क्या मतलब है सर? आप कितना भी स्ट्रेस अप्लाई कर दो, मटेरियल में किसी भी डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो रिजिड मटेरियल में क्या होगा? आप कितना भी स्ट्रेस की वैल्यू अप्लाई करो, आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन, कोई स्ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गया रिजिड मटेरियल के लिए ग्राफ। अगला ग्राफ अगर चेक करो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है सर, वाटर। अगर मैं वाटर का एग्जांपल ले लूं, सर वाटर में क्या होगा ना, वाटर में आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करोगे, थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करोगे, वाटर क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। वाटर के पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। मतलब क्या कि जीरो स्ट्रेस लेवल पे भी आपको वाटर में फ्लूइडिटी मिलती है, वाटर फ्लो कर रहा होता है बिना किसी स्ट्रेस। आप वाटर रखो, वाटर फ्लो कर जाएगा। मतलब क्या कि वाटर में आप कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं किए, वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर में डिफॉर्मेशन मिल रहा है देखने को। इसका मतलब वाटर में स्ट्रेन मिल रहा है देखने को एट जीरो स्ट्रेस वैल्यू, मतलब कोई भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया, वाटर में आपको स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एट द स्ट्रेन एक्सिस। स्ट्रेन एक्सिस पे आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अगला जो होगा, अगला ग्राफ आपके पास है आइडियल या परफेक्टली प्लास्टिक होगा, ना कि परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली क्या होगा? आइडियल या परफेक्टली। हमने इलास्टिक की बात सबसे पहले ग्राफ में कर लिया था। ये क्या है? आइडियल एंड परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो आइडियल और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल में आपको इलास्टिक रीजन नहीं मिलेगा देखने को। इलास्टिक रीजन नहीं मिलेगा क्या मतलब है कि सर अगर आप मटेरियल पे लोड लगाओगे तो जो डिफॉर्मेशन मिलेगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होगा? वो डिफॉर्मेशन लोड हटाने के बाद हटेगा नहीं, वो डिफॉर्मेशन लोड हटाने के बाद खत्म नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब क्या? आप जैसे ही लोड अप्लाई किए, कोई लोड, कोई वैल्यू सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई किए, आपको यहाँ पे डिफॉर्मेशन मिल जाएगा देखने को। तो आइडियल और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देख लो इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आप नोट कर लो,
इसके लिए मड हो गया। आप पुट्टी यूज करते हो घरों में, पुट्टी हो गया, ये पुट्टी हो गया, मड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है किसका? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का। विस्को इलास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? विस्को इलास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल आपके पास बिटुमन है। क्या है बिटुमन? आपसे ये एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि सर एक तरफ एग्जाम्पल दे देगा और एक तरफ ग्राफ दे देंगे। अब पूछ लेगा कि बताइए ये ग्राफ किस मटेरियल के लिए है? तो विस्को इलास्टिक के केस में आपको जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मिलेगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। ये जो कर्व मिलेगा ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लो इन ग्राफ्स को एक साथ। एक बार अगर आप सारे ग्राफ को एक जगह पे एक साथ देखे रहोगे तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन बनेगा, आप नहीं कर पाओगे। आपके पास एग्जांपल्स भी है और ग्राफ्स भी है, और ग्राफ को समझा भी दिया गया कि आप ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है आपको मैंने ये भी समझा दिया कि सर लीनियर इलास्टिक मटेरियल में क्या हो रहा होगा, नॉन लीनियर में क्या होगा, इलास्टोप्लास्टिक में क्या होगा। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। एक बार क्वेश्चन चेक करना क्या है। तो पहला देखो क्या है, पहला स्ट्रेट लाइन है, क्या है पहला ग्राफ? ये पहला लाइन ये। ठीक है, अगर ये पहला लाइन है तो क्या हो गया? परफेक्टली प्लास्टिक। हमने देखा था पीछे सर परफेक्टली प्लास्टिक, पी का क्या हो जाएगा? पी का 4 हो जाएगा। पी का कितना हो जाएगा? पी का 4 हो जाएगा। तो पहला तो सबसे सिंपल है, परफेक्टली प्लास्टिक। अब हम पहले के बाद पी के साथ सीधे हम आर अगर चेक करें, आर अगर मैं चेक करूं तो सर आर तो इलास्टोप्लास्टिक है, आर इलास्टोप्लास्टिक है। लेकिन इलास्टोप्लास्टिक में दो ग्राफ होता है, एक इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, एक केवल इलास्टोप्लास्टिक, या आप बोल दो इलास्टो एंड परफेक्टली प्लास्टिक। तो यहाँ पे चेक करना इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक, क्या हो गया? यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक है। तो अगर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक है इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है। तो ये किसका हो गया? ये ग्राफ कौन सा हो गया? आर। आर का कितना हो गया? आर का 3 हो गया। अगर मैं आर बता दूं, आर का कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, आर का 3 हो गया। अब मैं बात करता हूं क्यू का। क्यू वाला जो ग्राफ है ये भी किसके लिए? ये भी इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग मिल रहा है देखने को। क्यू वाला ग्राफ भी इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए, लेकिन विद स्ट्रेन हार्डनिंग, यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग मिल रहा है। तो आपके किसी भी ऑप्शन में आपके पास ये नहीं लिखा कि इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग या इलास्टिक प्लास्टिक। तो अब हम ये मानेंगे कि सर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, दूसरा इलास्टिक प्लास्टिक। जैसे ही परफेक्टली प्लास्टिक बोल दिया इसका मतलब परफेक्टली प्लास्टिक के लिए मैं कौन सा ग्राफ रखूंगा? ये आर वाला रखेंगे। इसका मतलब अगर परफेक्टली प्लास्टिक बोल दिया तो ग्राफ हम कौन सा इसके लिए मानेंगे? आर वाला मानेंगे। अब अगर परफेक्टली प्लास्टिक बोल दिया एक जगह पे, दूसरे ऑप्शन में ये दे रहा है कि सर इलास्टिक प्लास्टिक, तो हम इसको ये मानेंगे कि सर ये इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहा है। अगर ये स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहा है तो क्यू का आंसर कितना जाएगा? क्यू का 1 हो जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग किसमें? 1 में है। और चौथा ऑप्शन क्या है? रिजिड प्लास्टिक। रिजिड प्लास्टिक का क्या मतलब है कि सर आपको स्ट्रेन के वैल्यू 0 पे भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस मिल रहा है देखने को। मतलब एट ए पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू आपको मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। मटेरियल में डिफॉर्मेशन मिलकर कौन सा मिल रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिल रहा है। मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। और केवल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब शुरू होगा? एक पर्टिकुलर लोड के ऊपर शुरू होगा, क्योंकि पहले तो इलास्टिक होगा फिर उसके बाद प्लास्टिक होता। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे स्ट्रेन कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। मतलब अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किए, एक फिक्स वैल्यू होने के बाद, एक फिक्स वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होने के बाद आपको मटेरियल में डिफॉर्मेशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया रिजिड प्लास्टिक। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? 4132। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपके पास बी ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन से एक और बात समझ में आया सर, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि किस ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर होता इलास्टिक प्लास्टिक और एक ऑप्शन होता इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो देखो तो ये क्या हो जाता? तो 1 किसका आंसर हो जाता? तो फिर 1 हो जाता किसका आंसर? आर का आंसर हो जाता। फिर 1 आर का आंसर हो जाता। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे होता कि एक ऑप्शन होता इलास्टिक प्लास्टिक रीजन, एक होता इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो फिर ऑप्शन चेंज हो जाता। बट अभी आपके पास क्या ऑप्शन है कि एक है इलास्टिक प्लास्टिक, दूसरा क्या? इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक।
इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक का क्या मतलब है कि सर पहले इलास्टिक रीजन आएगा, फिर प्लास्टिक रीजन आएगा, लेकिन प्लास्टिक रीजन में स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो गया क्या 4132। तो 4132 क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। इसका आंसर हो गया क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चेक करना। अगला क्या आपके पास, अगला क्वेश्चन है रेजिलियंस पे। तो सर रेजिलियंस की बात आपने पहले कर लिया था। सर रेजिलियंस क्या होता है, इफ सिग्मा एंड ई फॉर अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5, कितना 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5 आर 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, कितना है 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड ई की वैल्यू कितना, ई की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 है। रेजिलियंस ऑफ द बॉडी बताना है। तो हमने आपसे एक बात बोला था सर, अगर आपको सिग्मा दिया है और ई दिया है, अगर सिग्मा और ई दिया है क्वेश्चन में, तो आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आसानी से बता सकते हो। समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन में सिग्मा और ई दिया है तो हम क्या करेंगे, हम पहले बताएंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, अब फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा आपका, आपका निकलेगा रेजिलियंस की वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका मतलब रेजिलियंस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम। अगर हमको सिग्मा और ई पता होता तो ये निकालना आसान होता, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, फिर हम उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर पी और डेल्टा की वैल्यू पता होता, किसका, पी और डेल्टा की वैल्यू पता होता, तो हम क्या बताते, तो फिर हम सीधे रेजिलियंस बता देते कितना, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। क्योंकि क्या होता है सर, रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस होता है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और दूसरा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एरिया होता है अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सर रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर सिग्मा और ही पता है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना होगा, इसका मतलब सर आपका जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। क्योंकि हमको पता है ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ होता है किसका, सिग्मा और स्ट्रेन का। और ये कौन सा ग्राफ होता है, ये लीनियरली वेरिंग ग्राफ होता है। ठीक है, ये लीनियर वैल्यू ग्राफ होता है, और ये जो वैल्यू निकल के आती है ये क्या है, ये सिग्मा वाई, ये हम मान लेते हैं सिग्मा वाई है, ये एप्सिलॉन वाई है। ठीक है, तो ये जो निकल के आया ये कितना, ये सिग्मा वाई बोल दो, इसको एप्सिलॉन वाई बोल दो। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू बताएं, एप्सिलॉन वाई बता दे तो सिग्मा वाई हो जाएगा, और सिग्मा वाई अपन ई। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे 1/2 इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई अपन ई। यहाँ से कितना निकलेगा, ये निकलेगा सिग्मा वाई अपन, ये क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर वाई अपन 2ई। ठीक है, अगर हम इसी, अगर हम यहीं पे, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसमें अगर हम 1/2, हम इस बार किसको रिप्लेस करेंगे, सिग्मा को रिप्लेस करेंगे। अगर हम सिग्मा को रिप्लेस करें किससे, एप्सिलॉन इंटू ई से, किससे, एप्सिलॉन इंटू ई से, तो एप्सिलॉन इंटू ई, और ये एप्सिलॉन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, तो ये किस के, ये स्ट्रेन के टर्म में हो गया किसका, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू, किसका, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू। एक बार हमने आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बता दिया किसके टर्म में, स्ट्रेस के टर्म में, दूसरी बार हमने बता दिया किसके टर्म में, स्ट्रेन के टर्म में। ठीक है, अब तीसरी बात आपको पता है कि सर रेजिलियंस कितना होता है, रेजिलियंस होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम। कितना होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम। तो आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बता दो कितना होता है, तो होता है कितना, सिग्मा वाई स्क्वायर अपन 2e इनटू वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकाल लो। अब आप वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया, सिग्मा आपके पास कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2 इंटू ई की वैल्यू कितना, ई की वैल्यू 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5, 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5। वॉल्यूम कितना क्या मेंशन है, वॉल्यूम मेंशन है 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 कैंसिल आउट, कितना हो गया
100 mm क्या हो गया आपका आंसर 100 न्यूटन mm। ये किसका वैल्यू, ये रेजिलियंस की वैल्यू है। किसका वैल्यू है, रेजिलियंस का वैल्यू है। तो आपके पास रेजिलियंस की वैल्यू कितना निकल के आ गया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तो हो गया किसका 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, जिसमें आपसे पूछा गया रेजिलियंस की वैल्यू। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पूछ रहा होता तो हम क्या करते, केवल बताते सिग्मा स्क्वायर अपन 2 की वैल्यू बता रहे होते। पी और डेल्टा दे रहा होता तो हम रेजिलियंस डायरेक्ट निकालते, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। ठीक है, पी इंटू डेल्टा पता होता तो हम सीधा निकालते हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, फिर मैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस नहीं निकालते। ये तो क्वेश्चन हो गया किस पे, रेजिलियंस पे। अगला क्वेश्चन देखना, a bar L meter long and having its area of cross section A is subjected to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is given by। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सर इस बार में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा। अगर आपके बार पे क्या है, आपके पास एक बार है, ठीक है, आपके पास एक बार है, आपके पास एक बार है जिसपे लोड कितना लग रहा है, जिसपे आपके पास लोड लग रहा है कितना, जिसपे आपके पास लोड लग रहा है पी किलोमीटर, जिसपे आपके पास लोड लग रहा है कितना पी किलोमीटर। और इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और क्या दिया है, और अप्लाइड लोड कितना, अप्लाइड लोड डब्ल्यू है, पी नहीं है, कितना है अप्लाइड लोड डब्ल्यू है, अप्लाइड लोड कितना डब्ल्यू है, अप्लाइड लोड डब्ल्यू। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, और इसका एंग मॉडुलस भी दिया, ई दिया है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं एंग मॉडुलस, लेकिन ऑप्शन से देख के पता चल जाएगा इसका एंग मॉडुलस कितना दिया, ई दिया हुआ है। अब एक बात बताओ कि सर जो रेजिलियंस है वो भी क्या है, रेजिलियंस आपका क्या, स्ट्रेन एनर्जी ही तो है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू द इलास्टिक लिमिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी, ये जो रेजिलियंस है भाई स्ट्रेन एनर्जी होगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो अभी हमने ग्राफ से बताया था कि सर ग्राफ से स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। कितना होगा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। और अगर हम किसी भी मटेरियल पे लोड डब्ल्यू लगा रहे हैं, उस वहां से डेल्टा कितना निकल के आता है, अगर इस लोड डब्ल्यू की वजह से डेल्टा क्या निकल के आएगा, ये डेल्टा निकल के आएगा कितना, डब्ल्यू एल अपॉन ए, कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन ए। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकल के आएगा, जो यह स्ट्रेन एनर्जी निकल गया कितना आएगा, हाफ इंटू पी की जगह कितना देगा, पी की जगह पर लोड डब्ल्यू लग रहा है, और डेल्टा कितना है डब्ल्यू एल अपॉन ए। यहाँ से जो स्ट्रेन एनर्जी निकला कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। ठीक है, तो ये तो गया स्ट्रेन एनर्जी किसके केस में, एक्सियली लोडिंग, कौन सा अप्लाई, कौन सा लोड है, एक्सियली अप्लाइड लोड है, कौन सा एक्सियल अप्लाइड लोडिंग के लिए, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया आपके पास बी ऑप्शन। सर एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे कि आप ये जो स्ट्रेन एनर्जी रिपोर्ट कर रहे हो कितना, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 ए, ये किसके केस में सही है, ये केवल और केवल प्रिज्मेटिक बार के लिए सही है। किसके लिए सही है, केवल और केवल प्रिज्मेटिक बार के लिए। अगर आपके पास प्रिज्मेटिक बार के अलावा अगर बार का एरिया चेंज हो रहा होगा, अगर बार का एरिया चेंज हो रहा होगा तो आपका इस स्ट्रेन वैल्यू का, ये स्ट्रेन वैल्यू का चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस वैल्यू तब भी चेंज हो जाएगा अगर आपके पास जो बार है या जो भी मटेरियल है वो प्रिज्मेटिक ना हो के नॉन प्रिज्मेटिक हो। नॉन प्रिज्मेटिक का क्या मतलब हो गया, नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब ये हो गया कि उसका एरिया हर क्रॉस सेक्शन पे चेंज हो रहा होगा, वायरिंग एरिया होगा, मतलब एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। प्रिज्मेटिक बार में मतलब क्या हो गया, एरिया कांस्टेंट है, नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होगा, एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ से, तो इस केस में हम यहाँ से ये वैल्यू नहीं निकालते, तो उसके केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। उसके केस में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। वो सारे फार्मूला हम आपको कल बताएंगे। अभी के लिए आप ये याद रखो कि सर अगर आपके पास प्रिज्मेटिक बार हो जिसपे लोड डब्ल्यू लग रहा होगा, उसका लेंथ एल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा मटेरियल में वो कितना होगा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। क्योंकि अप टू द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। तो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा।
और डेल्टा हमको पता होता कितना WL/A। यहाँ डेल्टा का वैल्यू पुट करो, कितना निकल के आएगा आपको, स्ट्रेन एनर्जी निकल के आएगा कितना, W²/2AE। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने जितना भी डिस्कशन करा, आप ये देख लो, आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये सारे डिस्कशन आज के क्लास के हैं, बाकी इसके आगे का डिस्कशन हम कल के क्लास में करेंगे। ये सारे ग्राफ आपको आज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बाकी ये हो गया मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस, और क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो गया। अब बाकी ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, लास्ट में एक चीज चेक करना, सर आपको प्रैक्टिस मॉक पे इतने सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। अगर आपको SSC JEE की प्रिपेयर कर रहे हो, आप SSC JEE का प्रिपरेशन चल रहा है आपका, तो आप SSC JEE का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके पास DDA JEE का टेस्ट सीरीज है, राजस्थान का है, फिर यहाँ पे किसका है, मैकेनिकल वालों के लिए इसरो का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे है। और मुझे लगता है कि अभी इसरो का डेट भी आ चुका है। अब इसरो का डेट आ चुका है, तो अब आपको जरूरत है किसका, टेस्ट सीरीज देने का और प्रैक्टिस करने का। तो आप जाओ, मैकेनिकल वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके लिए इसरो का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप देख सकते हो झारखंड का भी है, RRB JEE का है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अपने प्रैक्टिस, अपने प्रिपरेशन को और इनहेंस कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।